नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 14 मई और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन फिर से मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं कि भाई साहब, टाइम नहीं बचा है आपके पास। मैं बहुत जो है ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूं कि ये समय जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल भी अपने समय को जाया मत कीजिए आप लोग और पूरी ईमानदारी पूर्वक अपने स्टडी को कीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है? क्योंकि यही जो समय है यही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जिसके लिए आप एक लंबे समय से संघर्षरत हैं। और इस संघर्ष पर अगर आपको विराम चिन्ह लगाना है तो इस विराम चिन्ह को लगाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज वही है कि आप जो है अपनी मेहनत को थोड़ा सा और डबल कर दीजिए। ये बहुत आवश्यक है इस समय, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। और मैं कई बार कहता हूं कि जिद ही क्या है, जीत है। यानी कि अगर आपने जिद ठान ली अपने भीतर, अपने मन में कि यार अपन को इस बार करना है इस एग्जाम को क्रैक, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। मैंने कल भी आपको समझाया था कि बिहार पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, यानी कि नोटिफिकेशन आने वाला है। उत्तराखंड का ऑलरेडी चल ही रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है आप लोग जो प्रॉपर तरीके से चीजों को करिए अच्छे तरीके से और आगे बढ़िए, राइट? तो आइए बिना हम लोग देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग करेंगे रिवीजन। और रिवीजन के लिए मैंने कई बार कहा है कि रिवीजन सिर्फ आपको करंट अफेयर से नहीं करना है, बल्कि बार बार करना है। कई सारी कॉल्स मैसेज आते हैं जिसमें सिर्फ स्टूडेंट एक ही बात मुझसे कहता है कि सर टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो नहीं आ रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं आप या तो मेहनत नहीं कर रहे हैं या फिर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। और अधिकतर चांस में क्या होता है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे होते हैं, तभी मार्क्स नहीं आते हैं। तो ये बात आप लोग बखूबी ध्यान रखिएगा कि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक चीजें आपकी फेवर में नहीं होंगी। एंड सेकंड थिंग, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे इस बात से आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको इस बात पर फोकस करना है यार कि जो टॉपिक्स दिए जा रहे हैं टेस्ट में, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या उन टॉपिक को आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, राइट? अक्सर यही होता है कि पेपर कठिन नहीं लगता है हमें, वो कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जहां 2-3 विकल्प दे दिया वहीं पर आप एकदम से सांस, हाथ पांव आपके फूल जाएंगे, एकदम से सांस निकलने लगेगी आपकी बाहर। अरे यार क्या हो गया, पेपर पैटर्न बदल गया। तो ये चीज ना हो इसके लिए रिवीजन का होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है? तो चलिए बिना देरी के हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। यानी कि हम लोग लास्ट डे यानी कल हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार हम थोड़ा सा जल्दी से करेंगे रिवीजन। उसके बाद हम आएंगे टॉपिक पर। नंबर 1, आईएमएफ का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। कई बार ये आपके एग्जाम में पूछ भी लेता है और ये चर्चाओं में था क्योंकि अभी हाल ही में यह जो है इसकी स्थापना की हम बात करते हैं तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी और यह आधिकारिक रूप से 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आया हुआ था, ठीक है? 27 दिसंबर 1945 याद रहेगा, मेरा बर्थडे है। और ये 1945 मतलब जो है 2 साल पहले, देश की आजादी के पहले, ठीक है? और ये आईएमएफ चर्चाओं में था। चर्चाओं में क्यों था? मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान भैया गया था आईएमएफ से क्या लेने, पैसा लेना। हमको दे दो पैसा बाहर से, आप बहुत टेंशन में हूं मैं। लेकिन टेंशन को क्या किया, अभी आपने देखा होगा कि परसों जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन किया। और देश के नाम संबोधन आपने, मुझे लगता है पूरा भरोसा होगा, आपने बहुत कम लोगों ने सुना होगा। लेकिन मैं फिर से एक बात को यहां पर रिपीट करता हूं, और ये कि राष्ट्रपति के संबोधन को, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन को आप लोग जरूर सुना करिए, मन की बात को सुना करिए। आप किसी भी पार्टी से हो, सत्ता विपक्ष के हो, डजंट मैटर। वो अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, खासकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ऐसे संबोधनों का सुनना आवश्यक है। कौन सा स्टेटमेंट किस प्रकार से दिया रहा है, किसमें कौन सी बात कही जा रही है, ये सब परीक्षा में पूछा जाता है आपसे, ठीक है? तो ध्यान से सुना करिए इनको। चलिए, G7 की शुरुआत 1975 में हुई थी, जब वह 6 देशों यानी कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए से मिलकर एक अनौपचारिक समूह बनाया गया था, ठीक है? और बाद में 1976 में क्या हुआ, कनाडा इसमें शामिल हो गया और उसके बाद फिर G7 बन गया। ये क्यों चर्चाओं में था? क्योंकि G7 के देशों ने कहा था भारत पाकिस्तान में मध्यस्थता होनी चाहिए और ये सीज फायर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये इसलिए G7 चर्चाओं में था, ठीक? रम्माण उत्सव उत्तराखंड के चमोली जिले के सलूड़ डुंगरा गांव में प्रतिवर्ष बैसाख माह में मनाया जाता है और इसको जो है क्या कहते हैं, विश्व सांस्कृतिक जो है त्योहारों में इसको शामिल किया गया अपने आप में। तो ये बड़ी बात है अपने आप में, ओके? एक छोटे से गांव के त्योहार को, है ना, फेस्टिवल को। मई 2025 को भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। और रोहित शर्मा के साथ साथ में जो है और किस जो है क्रिकेटर ने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? हालांकि आज उस पर मैंने प्रश्न बनाया है, लेकिन अगर अभी आप देख रहे रिवीजन तो फट से मुझे कमेंट करो कि रोहित शर्मा के अलावा और किस क्रिकेटर ने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। जल्दी बताओ, देखते हैं कितने क्रिकेट प्रेमी हो आप लोग, ठीक है? चलिए,
हाल ही में केरल राज्य ने प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षित करने हेतु ज्योति योजना की शुरुआत की है, ध्यान दीजिएगा। और भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस स्केल्टन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी से एशिया 2025 के 14वें संस्करण में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंच गया। और ये एक सम्मेलन है, वो है क्या कहते हैं, संगठन है इमडेक्स, इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन, एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन है जो समुद्री और रक्षा प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया था। यानी कि समुद्री सुरक्षा से संबंधित जो भी वेपन्स होते हैं, जो भी नए चीजें तरीके होते हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनका एक तरीके से प्रदर्शन किया जाता है इस प्रकार के मंच पर, ठीक है, जिसका आयोजन होता है सिंगापुर में, राइट। चलिए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। आप जानते हो कि हाल ही में महाराणा प्रताप की जो है जयंती मनाई गई है। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और यह क्यों बनाया गया था आप जानते होंगे, परमाणु परीक्षण के उसमें, ठीक है, तत्वावधान में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और लास्ट डे हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ भैया, इको मार्क का प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था बी, यानी कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री। यानी कि कोई प्रोडक्ट है और अगर वो इको मार्क से क्या है, सर्टिफाइड है, दैट मींस कि वो पर्यावरण के लिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो कहीं ना कहीं और एक तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं पर्यावरण को, तो वो बहुत जो है बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं बाद में, है ना। तो इको मार्क जो होते हैं प्रोडक्ट होते हैं वो पर्यावरण के लिए ठीक होते हैं, मतलब उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं आज के नंबर 1 पॉइंट पर। वीकली योगा पॉडकास्ट नामक एक नई डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है हाल ही में। और अभी आप जानते होंगे जून यानी कि 21 जून को क्या होता है, 21 जून को होता है आपका विश्व योग दिवस। और योग को क्या कहते हैं, एक तरीके से योगा चित्त निरोधा, योग से हमारे चित्त वृत्ति का जो क्या होता है, नाश होता है, यानी कि उसमें सुधार होता है एक तरीके से। और योग का मतलब क्या होता है, जुड़ाव होता है, किसका, आत्मा का परमात्मा के साथ, सत्य का आपके साथ, ठीक है। आपके भीतर जो गलत चीजें हैं उसको हटाता है योग, और नई और अच्छी और बेहतर चीजें आपके भीतर समावेशित करता है कौन, योग, ठीक है। आपके अंतर मन को और मजबूत करता है कौन, योग, और आपको एक नए शिखरतम बिंदु तक ले जाता है कौन, योग। यानी कि योग में वो शक्ति है। और योग से जुड़ा हुआ क्या है, प्राणायाम, जिसके अंतर्गत 7 नियम आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन सभी के अलग अलग नियम होते हैं और वो आपको करना होता है। मैंने कई बार आपको समझाया कि योगा मत बोला करिए। एक बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं भाई साहब, जो ये योगा योगा बोलते हैं ना, क्या पढ़िएगा लिखिएगा, सीबीएसई एसएससी बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे इतने, वो तो क्या ही बताऊं इंग्लिश क्या होती है। ये शब्द होता है ना YOGA, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन, और ये, ठीक है, देखो ये शब्द क्या है, ये योगा नहीं है भाई साहब, ये इंग्लिश ए हटा दीजिए इसको, है ना। वैसे बोलेंगे तो योगा बोलेंगे इसको, अगर लिखा जो है योगा लिखा हुआ है, इंग्लिश में योगा लिखा हुआ है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन इसकी योग होती है। इसका प्रोनाउंसिएशन योगा नहीं होगा भाई साहब, योग होगा। ए साइलेंट है एक तरीके से यहां पे, राइट, ये रॉन्ग है। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि योगा लिखा है, भाई साहब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, ग्रामेटिकली चीजें बता रहा हूं। अगर आपने कहा सर ये लिखा है योगा, क्या लिखा है, योगा, तो अब बताओ जरा एक चीज मुझे कि क्या इस शब्द का संधि विच्छेद हो सकता है क्या? अगर नहीं होगा संधि विच्छेद तो क्या ये सेंटेंस राइट है? नॉट, इट्स वेरी रॉन्ग सेंटेंस। सो आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड, योगा इज रॉन्ग वर्ड, है ना। आपके सामने योग शब्द है, योग का संधि विच्छेद होता है, इसलिए योग बोला करिए। ये यहां जैसे भारत की स्पेलिंग, तो भारत की स्पेलिंग में TA लिखा जाता है लास्ट में, तो अब प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो भरत जिनका नाम होगा उनको बोलेंगे भरता, नहीं बोल दूं भाई भरता बोलेंगे ना भाई। भरत की स्पेलिंग क्या होगी, जो इसके अकॉर्डिंग लिखी जाएगी, अगर तो भरता लिखी जाएगी, मतलब प्रोनाउंसिएशन जो होगा। तो क्या भरत को हम भरता बोलेंगे? नहीं ना बोलेंगे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है भाई, राइट, समझ गए आप। तो इंग्लिश एक ऐसी चीज है, लिखा कुछ हो जाता है, पढ़ा कुछ हो जाता है, कहा कुछ हो जाता है, इंडिकेट कुछ और किया जाता है। हिंदी और संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो जैसा लिखा गया है उसको वैसा ही पढ़ा जाता है, वैसा ही समझा जाता है, वैसा ही बोला जाता है। इसीलिए संस्कृत नंबर 1 जो है लैंग्वेज है,
और संस्कृत ही क्या है, साइंटिफिक अर्थात वैज्ञानिक जो है भाषा है अपने आप में, और इसीलिए कंप्यूटर और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए जो सबसे सुपरतम जो लैंग्वेज चुनी गई वो कौन चुनी गई, संस्कृत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए अपनी भाषाओं पर नकल इतना करिए जितना काम चल जाए। अब नकल में भी आप गलत बोल रहे हो यार, क्या चीज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक शब्द है ओम। अब आप लोग जैसे लिखा रहता है ना ऐसा सिंबल वाला, मैंने एक दिन बताया था आपको कि वो ओम लिखा रहता है, ओम नहीं लिखा रहता है। ओम लिखा कैसे लिखा जाता है, ओम लिखा जाता है ऐसे। ये सब बातें भाई साहब समझ लो, ज्ञान की हैं, काम आएंगे आगे इन फ्यूचर। ठीक है, ये है सही ओम, क्या ये है ओम, ये शब्द है ओम। आप बोलते ना उच्चारण करते ओम, ये है ओम। और ये जो लिखा होता है ये ओम लिखा होता है, ये ओम का सिंबल नहीं है, बस इसको बना दिया गया, ये ओम लिखा है, ओम नहीं लिखा है। इसको समझाएंगे कभी बाद में, हिंदी वाले टीचर जो है टीचर समझिएगा। भाई साहब हिंदी के टीचर भी नहीं जानते बहुत सारे लोग, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा इस सब बातों। चलिए खैर, तो केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने वीकली योगा पॉडकास्ट नामक एक नई डिजिटल पहल की शुरुआत की है, याद रखिएगा। आगे, यह पॉडकास्ट मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा तैयार किया गया। इसका उद्देश्य हर घर तक योग की पवित्र और प्रभावशाली परंपरा को आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप जो है पहुंचाना है। भाई साहब अगर आगे खूब लंबे समय तक जीना है तो योग प्राणायाम को फॉलो कर लीजिएगा। इस पॉडकास्ट की पहली कड़ी योग के मूल सिद्धांतों और इसके वैश्विक प्रभाव पर केंद्रित है। यह श्रोताओं को न केवल योग की उपयोगिता समझाने का कार्य करेगा, बल्कि इसमें विशेषज्ञों की बातचीत, निर्देशित अभ्यास और प्रेरणादायक कहानियां भी शामिल हैं, जिससे यह हर आयु वर्ग और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए उपयोगी बन सके। और सबसे बड़ी बात कि इस बार यानी कि 2025 में जो विश्व योग दिवस है उसकी थीम क्या है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो थीम क्या है आइए यहां पर देख लेते हैं। तो थीम है आपकी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। क्या, फिर से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा मतलब योग फॉर, ठीक है, लिखा योगा है, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये जो है क्या है, इस पर बल दिया गया है इस बार। ठीक, यह थीम वैश्विक एकता, ठीक है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय संतुलन की ओर भारत की दृष्टि को दर्शाती है। यानी कि अगर आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका स्वास्थ्य क्या रहेगा, हमेशा ठीक रहेगा। और अगर स्वास्थ्य ठीक है तो आप क्या रहेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, अर्थात उत्पादक रहेंगे अपने आप में। आपकी उत्पादक क्षमता यानी कि आपकी कार्य करने की क्षमता क्या रहेगी, बढ़ेगी, और उससे जो है आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। राइट, चलिए, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ है। आप जानते हो कि 10 साल जो है पूरे हो रहे हैं, और इसे विशेष बनाने के लिए आयुष मंत्रालय ने 10 प्रमुख गतिविधियां भी शुरू की हैं। आप जानते हो कि पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो है क्या किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है आपका ये जो महासभा है, ठीक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। और लगभग जो है 193 में से 177 देशों ने इसका समर्थन कर दिया था। बाद में लगभग बहुत सारी कंट्री ने समर्थन किया। लेकिन आप सोचिए, ये एक ऐसा विषय था जहां पर इतने बड़े, इतने संख्या में इतने लोगों ने कहा यस ये ग्लोबली होना चाहिए, और विश्व योग दिवस मनाया जाना शुरू कर दिया गया। इसके बाद 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हो सकता है कि आप एग्जाम में यही पॉइंट पूछ ले कि भैया बताओ पहली बार कब योग मनाया गया था, योग दिवस मनाया गया था। आप कहेंगे सर 2015 में 21 जून को, याद रहेगा। और 21 जून की तिथि ही क्यों चुनी गई थे? अगर आप थोड़ा सा पंडित टाइप के व्यक्ति हैं या ज्ञानबुन मतलब नॉलेजेबल व्यक्ति हैं तो मुझे बताइएगा कि 21 जून की डेट क्यों रखी गई। देखते हैं आपकी ज्योग्राफी कितनी बढ़िया है, ठीक है, चेक करते हैं आज। मुझे बताइएगा 21 जून हुआ है, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है भाई साहब? योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, है ना, ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए भारत, अच्छा थीम कैसे याद रखनी है? थीम आपको ऐसे याद रखनी है कि भाई अगर आप योग करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर इस धरती पर रह करके योग करोगे तो आपका स्वास्थ्य क्या रहेगा, सुधरेगा, अच्छा होगा। तो बस धरती यानी योग फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ, बस याद रहेगा आपको, ठीक है, याद कर लीजिएगा ऐसा। भारत के महापंजीयक यानी कि आरजीआई द्वारा 7 मई 2025 को जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस रिपोर्ट 2021 जो है क्या की गई है, जारी की गई है। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण डेटा दिए गए हैं जो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं कि डेटा वो क्या क्या है। ठीक, तो भारत के महापंजीयक, ये एफ लिख गया है, इसको हटा दीजिएगा, महापंजीयक
द्वारा 7 मई 2025 को जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में प्रमुख मातृ एवं ठीक है शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में क्या हुई है, उल्लेखनीय सुधार हो रहा है, और जिसके लिए सरकार लंबे समय से प्रयासरत थी और उसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट में यानी कि मां और शिशु स्वास्थ्य के कंटेक्स्ट में क्या क्या पॉइंट दिए गए, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। भारत में सतत विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति की दिशा में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में लगातार गिरावट का रुख देखा जा रहा है। आप जानते होंगे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2030 रखा गया है, और उसी के रेफरेंस में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रयास किया गया, और उसी प्रयास के फलस्वरूप मातृ और शिशु मृत्यु दर में काफी गिरावट देखी गई है, और यह भारत के लिए एक अच्छी और बहुत बढ़िया न्यूज है अपने आप में, राइट। नहीं तो आप जानते होंगे, कई बार आपने देखा होगा, पहले अक्सर आप सुनते होंगे कि जब किसी की प्रेगनेंसी होती थी तो 2 कंडीशन बनती थी, या तो वो मां एक्सपायर कर जाती थी या फिर वो बेबी बच्चा एक्सपायर कर जाता था। लेकिन अगर आप विगत कई वर्षों का अगर गणना करेंगे, अगर डेटा लेंगे, तो आप पाएंगे कि ये जो क्या कहते हैं चीजें थी वो कहीं ना कहीं क्या हुई, रुक गई हैं। कई बार मां मर जाती थी तो बच्चा रुक जाता था, बच्चा रहता तो मां मर जाती थी। तो ये अक्सर ये चीजें मैंने नोटिस की हैं बहुत ज्यादा जो है, तो ये खराब चीज थी उस समय एक, लेकिन इस पर सरकार ने काफी प्रयास किया और अब चीजें सुधर रही हैं, हमारे हाथ में है। ठीक है, चलिए, मातृ मृत्यु दर अनुपात में उल्लेखनीय कमी आई है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर वैसे जो बेटियां होती हैं, माएँ होती हैं, डरती हैं प्रेगनेंसी, तो बट अब ठीक है, इतना लोड नहीं लेना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार यह 2014-16 में प्रति लाख जन्मों पर 130 से 37 अंक घटकर 2019-21 में 93 हो गई है। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। वहीं शिशु मृत्यु दर 2014 में 39 प्रति 1000 जन्मों में से घटकर 2021 में 27 प्रति 1000 जन्मों पर आ गई। देखो 39 और कहां पर जो है आपका 27, एक बढ़िया डेटा अगर आप देखेंगे तो दिखाई दे रहा है आपके सामने। नवजात मृत्यु दर 2014 में 26 प्रति 1000 जन्मों पर, यानी कि 26 बच्चे एक्सपायर होते थे, इससे घटकर 2021 में 19 हो गया, लगभग 7 कम हुआ है। ठीक है, इसके अलावा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 2014 में 45 प्रति 1000 जन्मों पर घटकर 2021 में 31 आ गई, 45 से 31 आ गई 1000 बच्चों पर। ठीक है, प्रजनन दर 2021 में 2.0 पर स्थिर है। तो ये जो डेटा आप देख पा रहे होंगे, ये एक बड़ी अच्छी बात है जिसपे हमने सुधार किया है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के रेफरेंस में। इसके अतिरिक्त जन्म के समय लिंग अनुपात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा आपके सामने, बड़ा अच्छा है कि लिंगानुपात जो जन्म के समय लिंग अनुपात 899 यानी कि 899 से सुधरकर 1913 यानी कि 913 हो गया है। यह भी अपने आप एक बड़ा अच्छा डेटा, इसको आप लोग याद रखिएगा, यह आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। बाकी SRS 2021 रिपोर्ट के अनुसार देश में केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक राज्य पहले ही मातृ दर अनुपात, ठीक है, का SDG लक्ष्य प्राप्त जो है, ये लोग इतने जो है, जो आप देख पा रहे होंगे, इन लोगों ने SDG लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं लोग, ये अच्छा काम किया इन लोगों ने, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए, ये जो रिपोर्ट आई है, इसी रिपोर्ट के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है अभी हाल ही में। ठीक है, नंबर 1, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार यह 2014 से 16 में प्रति लाख जन्मों पर 130 से 37 अंक घटकर 2019-21 में 93 हो गई है। ठीक है, हाँ हो गई है। आगे, नवजात मृत्यु दर 2014 में 26 प्रति 1000 जन्मों से घटकर 2021 में 19 प्रति 1000 जन्मों पर आ गई है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो बस टिक लगा दीजिए इस पर। आगे, ये देखो भाई साहब, आप सभी के चहेते खिलाड़ी विराट कोहली, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। रोहित शर्मा ने पहले किया, इन्होंने बाद में कर दिया। बहुत लोगों का दिल दुखी हो गया। मैं देख रहा था जो है क्या कहते हैं न्यूज, तो वहां पे जो हमारे भारत के डीजीएमओ हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई साहब जो है राहुल क्या कहते हैं विराट कोहली ने जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आप जानते हो कि जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर का नाम था एक तरीके से, ठीक उसी प्रकार से अगर उनके बाद किसी ने एक बढ़िया नाम कमाया है तो उनमें से निश्चित तौर पर विराट कोहली कहे जा सकते हैं। विराट कोहली हो गए, आपके सचिन तेंदुलकर हो गए अपने आप में, रोहित शर्मा आल्सो हो गए, और कई सारे ऐसे सहवाग हो गए। ये सब खिलाड़ी अपने आप में अतुलनीय रहे हैं और अपने आप में देश के लिए बढ़िया खेला इन्होंने। ठीक है, हालांकि क्रिकेट को मैं पसंद पर्सनली नहीं करता हूं, बट ठीक है, कुछ अच्छे खिलाड़ी होते हैं तो उनका मनोबल मैं नहीं घटाता हूं कभी भी। ठीक है, अच्छी बात है। हालांकि क्रिकेट देखने से हमारा नुकसान बहुत होता है, इंडिविजुअल हमारा नुकसान बहुत होता है। ठीक है,
इसलिए मैं कहता हूं क्रिकेट देखो, लेकिन उतना ही देखो जितना आपका नुकसान ना हो, ठीक है। बस ये नहीं कि टीवी आगे चिपक गए एकदम से देखने के लिए। चलिए, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। विराट कोहली ने अपने 14 वर्ष के टेस्ट क्रिकेट में संन्यास लेने के लिए खबर सोशल मीडिया पर साझा की और विराट कोहली ने 46.85% के औसत से 123 टेस्ट मैचों में 9,230 रन बनाए। बड़ा डेटा है अपने आप में। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के बाद भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी हैं अपने आप में, ठीक है। यानी कि 1, 2 और 3, इनके बाद जो है यही जो है सबसे नंबर 1 खिलाड़ी हैं। इनके बाद जो है जो टेस्ट में जो है क्या करें, उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए अपने आप पे। तो ये भी एक बड़ा डेटा है अपने आप में। सुनील गावस्कर का भी नाम आपने संभवतः सुना होगा। राहुल द्रविड़, मैं राहुल द्रविड़ को भी पसंद करता था, अभी भी करता हूं। तो ये सब बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे अपने समय के और निश्चित तौर पर आप इनका नाम जानते होंगे। विराट कोहली ने रिकॉर्ड 68 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी भी की और 2024 में T20 विश्व कप में भारत की जीत के बाद विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट से पहले ही संन्यास ले चुके थे। यानी T20 से ले लिया था, अब टेस्ट से ले लिया, फिलहाल वनडे खेलेंगे वो, ठीक है। 2018 में विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट डेटा है। इसको आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी और भी डेटा एक बार आप ChatGPT या गूगल पर डालिएगा तो आ जाएगा इनके सामने, ठीक है। चलिए बताइए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 2018 में विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही बात है। और हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, हाँ कर दी है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक। बस बुद्ध पूर्णिमा 12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा थी, अभी हाल ही में आप जानते होंगे। और महात्मा बुद्ध के बारे में निश्चित तौर पर आप लोग जानते होंगे। मैंने कई बार कहा है कि एंशिएंट हिस्ट्री में महात्मा बुद्ध से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं और प्री में ही नहीं भाई साहब, मुख्य परीक्षा में आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में भी महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप महात्मा बुद्ध को आज ही प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ लेंगे। हालांकि ये टास्क मैंने आपको कई बार दिया है, लेकिन जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं आपसे करवध निवेदन करता हूं कि बौद्ध धर्म को पढ़ लीजिएगा, जैन धर्म को पढ़ लीजिएगा, शैव धर्म को इस बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भगवान शिव जी इस समय चर्चाओं में है भाई साहब, ठीक है। तो चर्चाओं में है तो इसलिए प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। तो शैव धर्म भी पढ़ लीजिएगा, जैन धर्म हो पढ़ लीजिएगा, बौद्ध धर्म पढ़ लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता तो इस बार और इंपॉर्टेंट हो जाती है सिंधु नदी के नाम पर, ठीक है, एक तरीके से, तो उसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो है मेडिवल हिस्ट्री की अगर बात की तो वहां पर मुगल साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार तो मुगल वैसे भी चर्चाओं में क्योंकि हिस्ट्री से बाहर हो गए हैं भाई साहब। तो मुगल साम्राज्य भी पढ़ लीजिएगा, सूफी संत का चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ये सब चैप्टर उधर एंशिएंट में आप थोड़ा सा गुप्त और मौर्य काल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इतने से आपका ये जो पोर्शन जो आपको कठिन लगता है ये पूरा हो जाएगा आपका। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उन्हें बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे निर्माण की प्राप्ति हुई थी। किन्हें? महात्मा बुद्ध को। ये महात्मा बुद्ध के बारे में बात हो रही, ध्यान दीजिएगा। बुद्ध पूर्णिमा भारत, नेपाल, भूटान, बर्मा, थाईलैंड, तिब्बत, कोरिया, लाओस, वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका के बौद्धों और हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है वो बौद्ध हो गए और बहुत सारे हिंदुओं ने भी जो है, हालांकि बौद्ध धर्म हिंदू के अंतर्गत ही आता है, तो उन लोगों ने भी, और आजकल बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी के साथ हो रहा है। हालांकि कई लोग जो है अपनी बेवकूफियों की वजह से जो है कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं? अनजाने कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। कई बार महात्मा बुद्ध के हम रियल संदेश को, उनके रियल जो है क्या कहते हैं, जो उनका मोटो था, हम उससे भटक जाते हैं। ये बात सिर्फ बौद्ध धर्म की ही नहीं है, ये बात जितने भी हमारे धर्म हैं उनकी भी है। कई बार हम अपने मूल सिद्धांत से भटक जाते हैं और हम कहीं अलग सिद्धांत को फॉलो करने लगते हैं। ये चीजें जब होती हैं तो कहीं ना कहीं धर्म पर संकट आने का खतरा बरकरार रहता है। इसलिए जो मूल में रहे, जो बातें धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई हैं, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, जो वैदिक सिद्धांत है हमारे, जो बाकी अन्य सिद्धांत है हमारे अलग धर्मों के, वो सभी सिद्धांत उसी अनुरूप अगर चलेंगे तो वह धर्म लंबे समय तक चलता है। इसलिए गलत चीजें अगर कहीं आए तो उसको हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने फायदे के लिए चीजों को नहीं करना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ एक पॉइंट और देख लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध जिन्हें गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम या शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे अपने आप में, ठीक है। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था और उन्होंने मानव जीवन के दुखों को समाधान खोजने के लिए राजसी जीवन त्याग करके संन्यास ले लिया था। आप जानते हो कहानी इनकी सुनी होगी। एक दिन जो है अपने सारथी के साथ वो बाहर निकल चलते हैं और वहां पर 4-5 प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। उन दृश्य को देख करके उनका मोह भंग हो जाता है राजपाट से।
और वो संन्यास लेने की घोषणा कर देते हैं। कहते हैं कि अब मैं घर लौट कर नहीं आऊंगा, जब तक मैं इस संसार को, इस जगत को जान नहीं लेता हूं तब तक मैं घर लौट के नहीं आऊंगा। और लंबे समय तक वो घर से बाहर रहे। फिर उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति के बाद आप जानते होंगे बौद्ध धर्म न सिर्फ भारत बल्कि या फिर तो विश्व के अलग अलग देशों में बड़ी तेजी के साथ फैला। तो बौद्ध धर्म भी अपने आप में अच्छा है, लेकिन दिक्कत यही है कि चीजें जब गड़बड़ थोड़ा सा हो जाती है तो दिक्कत करने लग जाती हैं। इसलिए जो हमारा रियल मोटो है धर्म का वो होना चाहिए, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म के कोई वैदिक सभ्यता हमारी हो या हमारे अन्य धर्म हो, ये अच्छी चीजें हमेशा एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो ये बौद्ध धर्म अपने आप में इसके सिद्धांत है, चाहे वो आपका अष्टांगिक मार्ग हो, चाहे 4 सत्य रहे हो, चाहे अन्य कोई चीज रही हो, बौद्ध धर्म की बड़ी खूबसूरत है अपने आप में। और महात्मा बुद्ध सत्य अहिंसा के प्रतिपादक थे और उनकी बातों को मान करके हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, जन्म कपिल वस्तु राज्य के राजा सुद्धोधन और रानी माया का यहां पर हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था इनका। जागरण यानी कि बोध की प्राप्ति कब हुई? 35 वर्ष की उम्र में बोध गया भारत में, बोध वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया और मृत्यु हुई लगभग 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ये सारे क्या है फैक्चुअल डेटा आपके सामने है। इसके अलावा बुद्ध के 4 सत्य यहां पर लिखे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आप एग्जाम में कई बार पूछा जाता है भाई साहब, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अष्टांगिक मार्ग की अगर बात करें तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जो है आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक ध्यान। ये ध्यान होगा यहां पे, सम्यक ध्यान। तो ये बातें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। अष्टांगिक मार्ग पर कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि अष्टांगिक मार्ग क्या है, इससे हम किस प्रकार से चीजों को बढ़िया कर सकते हैं। अगर आपने 4 सत्य को फॉलो कर लिया, अगर आपने अपने जीवन में अष्टांगिक मार्ग और योग को फॉलो कर लिया तो निश्चित तौर पर आपका क्या होगा? जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है? हम फॉलो नहीं करते हैं। हम फॉलो करते हैं शाहरुख खान को, हम फॉलो करते हैं सलमान खान को। ठीक है, क्या कीजिएगा फिर? क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। चलिए, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में लिखे कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिल्कुल सही बात है। आगे उनका प्रथम उपदेश सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। बिल्कुल सही बात है, कहलाया। तो कूट की सहायता से सही उत्तर का अगर चयन करेंगे तो आप पाएंगे कि सी इज द राइट आंसर बिकॉज ऑफ 1 and 2 स्टेटमेंट आर राइट। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में दवाओं के दाम को 30 से 80% तक कम करने की घोषणा कर दी है। भाई साहब, खतरनाक आदमी। कैसे कर दी इन्होंने कहा कि भैया देश में दवाओं के दाम को 30 से 80% तक कम करके नागरिकों को राहत देने की बात कही। हम भैया सुकून देंगे, पैसा ज्यादा नहीं खर्च करना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में जो है मतलब इस संबंध में अपने आदेश को प्रेषित किया। उन्होंने अन्य देशों के लोगों की तुलना में दवाओं के लिए काफी अधिक कीमत चुकाने में अमेरिकी उपभोक्ताओं की वर्षों की हताशा की भी चर्चा की। मतलब कहा कि भैया पैसा बहुत खर्च होता है, इस पे हम कम करेंगे। इस नीति के अंतर्गत अमेरिका में बेची जाने वाली दवाओं की कीमत अन्य देशों द्वारा उसी दवा के लिए चुकाई जाने वाली न्यूनतम कीमत के बराबर होने की उम्मीद है। इसके लिए सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र नीति लाई जाएगी। यानी कि ये अपने आप एक अलग कॉन्सेप्ट है। कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं अपने आप में। जैसे कभी कभी जब मोदी जी नहीं आते टीवी पर बोलने के लिए, आज रात बजे मोदी जी का संबोधन है। अब भाई साहब हाथ कार पैंक जो काम लग गया, यार क्या बोलेंगे, यार क्या बोले, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो कोई हो, सबकी नजर लग दी यार बोलेंगे क्या यार 8 बजे। भाई साहब 8 ही बजे का है बोलते हैं मोदी जी। ये बड़ा एक खतरनाक कॉन्सेप्ट है अपने आप में। जब भी बोलते हैं, जो परसों भी स्टेटमेंट आया तो उनका आया पाकिस्तान के खिलाफ आया कि भाई अब अगर काम करोगे काम तो ऐसे। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि कंपैरिजन करने लगते हैं पॉलिटिक्स में। ये सब कंपैरिजन मत किया करिए। तात्कालिक स्थितियां इंदिरा जी के समय में अलग थी, वर्तमान में अलग हैं। इसलिए कभी भी पॉलिटिकली आप लोग वो मत क्या करिए। आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं तो इसलिए कभी आप कंपैरिजन मत क्या करिए कि तत्कालीन सरकार ने ऐसा किया वर्तमान में ऐसा किया। नहीं, सब सरकारें बेहतर होती हैं, सब सरकारें बढ़िया काम करती हैं। उस समय की स्थिति कुछ और थी, इस समय की स्थिति कुछ और है। इस समय जो काम किया गया सेना के द्वारा अतुलनीय है, बहुत ही बेहतर है, निश्चित तौर पर वो सैल्यूट करने लायक है। लेकिन उस समय की स्थिति कुछ और थी। उस समय भी सेना और सरकार ने बेहतर काम किया, अच्छा काम किया। ठीक है, तो इसको एनालिटिकल फॉर्म में आप देखेंगे कि उस समय क्या स्थिति थी तब ऐसा लिया गया निर्णय, इस समय क्या स्थिति है तब क्या निर्णय लिया गया। अगर आप एक जागरूक नागरिक के साथ साथ अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो हमेशा जो है एक रियल आप लोग कंपैरिजन किया करिए जो फ्रूटफुल टाइप का हो। राइट, ये सब बातें आप सीखे जाने कल को अधिकारी बनेंगे
तो अगर ऐसे ही सोचेंगे तो लुटिया डुबो देंगे सरकार की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो बताना कि कौन सा कथन सही है। तो नंबर 1 कथन क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है देश में दवाओं के दाम को 30 से 80% तक कम करने की घोषणा की है। हाँ ठीक है, की है। नई नीति के अंतर्गत अमेरिका में बेची जाने वाली दवाओं की कीमत अन्य देशों के द्वारा उसी दवा के लिए चुकाई जाने वाली न्यूनतम कीमत के बराबर होने की उम्मीद है। हाँ है, बिल्कुल ऐसा कहा गया है। तो यानी कि दोनों कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, वेम्बनाड झील भाई साहब चर्चाओं में अभी रही है, और ये आप एक स्टेटमेंट देख रहे हो द व्हाइट हाउस से, ठीक है। इसमें क्या कुछ कहा गया, ये हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो वेम्बनाड झील का अकाल परियोजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट, ये अकाल परियोजना, ये आप जानते होंगे, ठीक है, खारे पानी को रोकने की अपने आप एक योजना है। तो ये जो रिपोर्ट अभी आई, इस रिपोर्ट के अनुसार 1917 टू 1990 के बीच वेम्बनाड झील का जल भंडार क्षेत्र 27% तक सिकुड़ गया अपने आप में, ठीक है। वेम्बनाड झील भारत के केरल राज्य में स्थित है। रिपोर्ट आई है, इसी आधार पर यह वेम्बनाड झील क्या है, आपकी चर्चाओं में है। केरल राज्य में झील है, आप जानते होंगे, ठीक है। यह न केवल केरल की बल्कि भारत की सबसे लंबी झील और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील में से एक मानी जाती है। यह केरल में सबसे बड़ी खारे पानी की भी क्या है, झील है अपने आप में, राइट। चलिए, वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है। और ये जो वेम्बनाड झील क्या है, कोल आर्द्र भूमि प्रणाली का हिस्सा है, जिसे रामसर साइट्स की सूची में भी शामिल किया गया। और झील के किनारे कुमारकोम पश्चिम विहार भी स्थित है, ठीक है। तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे अब बताओ, वेम्बनाड झील कहां पर है, तो केरल में है, बस बी इज द राइट आंसर। चलिए, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये क्या, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, ठीक, ये अभी चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि भैया भारत ने इसमें क्या किया, अभी पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि भारत ने 5 से लेकर के 9 मई 2025 के तक न्यूयॉर्क के स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम यानी कि UNFF 20 के 20वें सत्र में भाग लिया। इसका कौन सा सत्र था, ये UNFF का 20वां सत्र था, जिसमें भारत ने भाग लिया। भारत ने वन संरक्षण यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन और सतत वन प्रबंधन में अपनी महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2017 से 30 के अंतर्गत स्वैच्छिक राष्ट्रीय योगदान प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भैया हम जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्टेशन के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्टेशन बहुत तेजी के साथ हो रहा है और उसमें कुछ डेटा सामने आपके दिए गए। भारत ने वन और वृक्ष आवरण में निरंतर वृद्धि की जानकारी भी दी, जिसमें अब नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो हमने आपको रिपोर्ट कराई थी, मैंने आपको इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट ऐसे पर कराई और यूपी की भी कराई, और वो दोनों वीडियो भैया अवेलेबल हैं डिकोड एग्जाम पर। आप डालिएगा यूसेफार रिपोर्ट है ना 2023 आ जाएगा, उसमें उसको डेटा नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो इसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत भौगोलिक क्षेत्र के 25.17% को कवर करता है, और यह अरावली ग्रीन वॉल के अंतर्गत भूमि के पुनर्संरक्षण, पिछले दशक में मैंग्रोव कवर में 7.86% की वृद्धि, ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत 1.55 लाख हेक्टेयर से अधिक वनीकरण, और एक पेड़ मां के नाम, आप जानते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, तो एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 1.4 बिलियन पौधों का रोपण जैसी प्रमुख राष्ट्रीय पहलों का परिणाम है, जिसके फलस्वरूप जो है हमारे यहां पर वनीकरण जो है बहुत तेजी से विकसित हुआ है और हम अच्छे चीजों पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो आपका UNFF है यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, वो क्या है। तो ये यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट एक अंतर सरकारी नीति मंच है अपने आप में, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी फोरम है, जिसकी स्थापना होती है 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, विश्व स्तर पर वनों के सतत प्रबंधन यानी कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि SFM को बढ़ावा देना है। तो यही इसका एक सम्मेलन था, इसमें भाग लिया भारत ने और अपने डेटा को वहां पर रखा कि भैया हमने वनों के विकास के लिए, फॉरेस्टेशन के लिए क्या क्या हमने काम किया हुआ है। ओके, चलिए, उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है वनों का संरक्षण, उनका सतत विकास सुनिश्चित करना, वनों की कटाई क्षण को रोकना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन नीति का समन्वय करना, विकासशील देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहयोग बढ़ाना,
जो भी डेवलपिंग कंट्री है उनको भारत क्या करता है, उसको क्या करता है, ये यूनिसेफ क्या करता है, सपोर्ट करता है कि भैया तुम पैसा लो लेकिन आगे बढ़ो। इसके अलावा वनों से जुड़े मुद्दों पर वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना, ये सब क्या है, यूएनएफएफ के उद्देश्य हैं। विशेषताएं क्या है इसकी, विशेषताएं यह सभी प्रकार के वनों को कवर करता है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय हो, समशीतोष्ण हो, शीतोष्ण हो आदि। इसमें सभी सदस्य देश भाग लेते हैं और यह निर्णय आम सहमति से होता है। इसका एक प्रमुख योगदान ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स है। क्या इसका एक प्रमुख जो है क्या है योगदान, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स है। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्ड का निर्धारण है जो 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का खाका प्रस्तुत करता है। 2030 तक हमें बहुत सारे लक्ष्य प्राप्त करने हैं। इन्हीं लक्ष्यों के कंटेक्स्ट में जो है ये गोल्स निर्धारित किए गए हैं। आइए देख लेते हैं उसको, यानी कि जो आपका ये ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स है वो क्या है, इसका मन हुआ कि वनों को हमें बढ़ावा देना है, वन आधारित आजीविका को मजबूत करना है, वनों की रक्षा और बहाली करना है, टिकाऊ उत्पादों का उपयोग बढ़ाना है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है और यूएनएफएफ की प्रभावशीलता और योगदान को मजबूत करना। ये ग्लोबल फॉरेस्ट क्या है, गोल्स हैं जो कि हमें 2030 तक प्राप्त करने हैं यूएनएफएफ की विशेषताओं के अंतर्गत। याद रहेंगे सारे पॉइंट, याद रहेंगे ना, ये सब भैया आप लोग अच्छे तरीके से करिएगा। अब ये सब जो पॉइंट आप देख रहे हैं भाई साहब, जो 6 प्रमुख इसके लक्ष्य हैं, इनको अगर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे ना भाई साहब, दिल गार्डन गार्डन हो जाना। किसका, उनका नहीं जिनका सोच रहे हैं, जो जन पढ़ेगा उसका गार्डन गार्डन होगा, ठीक है ना। ये सब बातें आप लिखिएगा। अब इतना सारा मैं कंटेंट आपको दे देता हूं, अब फिर भी गोलगप्पे से बैठे रह जाइएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। इतना सारा डेटा, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप अपने एस्से में, अपने मेंस की कॉपी में अगर आप मेंशन करते हैं, आप देखिएगा कि आपको कितने भर भर के ट्रक भर भर के नंबर मिलेंगे आपको। ये सारी बातें आप लोग अपने मेंस की कॉपी में, आप लोग ने 2 कॉपी बनाई होगी, मैंने कई बार बताया आपको। एक कॉपी जिसमें मैं आपको टास्क देता हूं कि भैया ये नोट कर लेना है, और दूसरी कॉपी कौन सी है, जिसमें मैं आपको कहता हूं कि मुख्य परीक्षा यानी कि पीसीएस मेंस का, यूपीएससी मेंस का कंटेंट आपको रेडी करना है, जिसमें आप उत्तर लिखते हैं अपने, जहां पर आप अपने नोट्स बनाते हैं पीसीएस के मेंस के पर्सपेक्टिव से या यूपीएससी के। तो वहां पर इन सारी बातों को लिख लीजिएगा भैया, किस तरीके से हम सुधार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे, अब बताइए भैया आप लोग, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, भारत ने 5 से 9 मई तक जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। हाँ किया है, ठीक है, ओके। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट एक अंतर सरकारी नीति मंच है जिसकी स्थापना 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही बात है, की गई थी, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं, तो सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन क्या है, सही हैं। चलिए, ऑपरेशन शिवा भैया चलाया गया अभी हाल ही में। भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शिवा की शुरुआत की है और एक यह वार्षिक बहु एजेंसी प्रयास है जिसमें भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियां शामिल होती हैं। खासकर जो है अमरनाथ की जो यात्रा होती है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और चूंकि अभी पहलगाम आतंकी हमला हुआ, इसके लिए सुरक्षा को बहुत ही कड़ी कर दिया गया है इसके कंटेक्स्ट में। अमरनाथ गुफा की अगर बात करते हैं, इसका उल्लेख राजतरंगिणी यानी कि कल्हण द्वारा लिखित 12वीं शताब्दी का ग्रंथ जो है राजतरंगिणी, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछता है। राजतरंगिणी के बारे में याद है कि नहीं याद है, कि बस बैठे हो ऐसे चुपचाप से, याद पॉइंट याद करो मैं क्या कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजतरंगिणी यहां पर प्रश्न खूब पूछा आपसे, ठीक है। तो अमरनाथ गुफा का जो उल्लेख है वो राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी क्या है, कल्हण द्वारा लिखी 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। तो अमरनाथ गुफा का जो उल्लेख इसमें मिलता है आपको, ठीक है, याद रखिएगा अपने आप में। आगे, अमरनाथ गुफा भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल, आप जानते होंगे। यह गुफा भगवान शिव को समर्पित है और यहां हर वर्ष अमरनाथ यात्रा आयोजित की जाती है। संभवतः आप में से कोई ना कोई गया होगा, नहीं गया तो जाइएगा। इसे आधुनिक युग में फिर से खोजने का श्रेय बूटा मलिक नामक चरवाहे को दिया जाता है। और अमरनाथ की उत्पत्ति का उल्लेख वृगेश संहिता में भी मिलता है। ये एक संहिता है जिसमें इसका, इस यात्रा का उल्लेख मिलता है। किसका, अमरनाथ यात्रा का। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा प्रश्न पूछ लेगा, बताओ अमरनाथ यात्रा की उत्पत्ति का उल्लेख कहां मिलता है। अब बस सांस फूल गए, आउट ऑफ सिलेबस सर पूछना आ गया, अमरनाथ सर कभी नहीं पढ़ाया गया। अरे महाराज करंट में है तो पढ़ लो डिटेल्स में, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, और वैसे भी भगवान शंकर जी फिर से कह रहे हैं, इस बार चर्चाओं में है, तो चर्चाओं में है शंकर जी इस बार, तो पक्का है कि भगवान शिव से संबंधित प्रश्न आप एग्जाम में जरूर पूछाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि आप लोग शैव धर्म को इस बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए अब बताइए कौन सा कथन सही है भैया इनमें से। तो हाल ही में भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शिवा की शुरुआत की है, हाँ ठीक है। और अमरनाथ यात्रा का उल्लेख ब्रिगेड संहिता, ये नीचे इसमें लगा दीजिएगा, ठीक है, ब्रिगेड है ना, ऐसे होगा।
ब्रिगेड संहिता में मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो बस सी इज द राइट आंसर। ओके, अब आपके सामने एक प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए, बाकी पीसेस का एडवर्टाइजमेंट है। पीसेस का अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है कांटेक्ट यहां पर कर सकते हैं। यहां पर आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों स्तरों की तैयारी कराई जाएगी। किसी बाहरी पुस्तक को लेने की आपको आवश्यकता खासकर नहीं रहेगी। चाहे तो ले लीजिएगा, लेकिन लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसमें आपको टेस्ट सीरीज प्री का, मेंस की टेस्ट सीरीज आपकी, इसके अलावा डेली आपका प्री का कुछ चलेगा, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी चलेगी, निबंध अलग रहेगा, इसमें सी सेट अलग कराया जाएगा आपको, और हिंदी भी आपको अलग से कराई जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि ये 18 महीने तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। 18 महीने तक आप इस वीडियो को हमारे देख सकते हैं और इसको जो है क्या कहते हैं 18 महीने में हमारे किसी वीडियो को डाउनलोड करके आप असीमित बार देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें वो नहीं कि आप इतने बार ही देख पाएंगे इसको। तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। रिकॉर्डेड हमारे वीडियो लेक्चर्स होंगे आपको। वेल मेंटेन टीचर यानी कि एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाएंगे आपको, जिनकी हायर क्वालिफिकेशन है, जिनका एक लंबा अनुभव रहा है इस फील्ड का, अपने सिविल सर्विसेज का। तो ये बातें आप इसको देख लीजिएगा और आप चाहें तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 86604409 पर। ठीक है, चलिए, अब आप बताओ, एक प्रश्न आपके सामने है मेंस के लिए कि बढ़ता हुआ आतंकवाद न सिर्फ वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बनता हुआ जा रहा है, बल्कि यह संबंधित देश के लिए भी चिंता बन रहा है। इस कथन के आलोक में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। इशारा पाकिस्तान की ओर है। अब आपको अपने विचार इस स्टेटमेंट पर रखना है कि भैया जो टेररिज्म है वो ग्लोबली अपने आप में एक संकट बन गया है, अपने आप में एक तरीके से आपदा हो गया है। तो ये ना सिर्फ ग्लोबली जो है अपने आप में संकट बन गया है, बल्कि जहां से आतंकवाद की उत्पत्ति होती है वह संबंधित क्षेत्र या वह संबंधित देश भी जो है चिंता बन गया अपने आप में। ठीक है, तो ये आप लोग बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस पर आप लोग अपने कमेंट लिखिएगा। ये समझ में नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा कल। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो महत्वपूर्ण। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, आपका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कई सारे स्टूडेंट ऐसे जिनकी तबीयत खराब हो गई भाई साहब। ठीक है, लोड ले रहे हैं पढ़ाई लिखाई का, मत लीजिए, चिल मारिए और कुछ दिन प्लीज कर्मधनी का धन है, जंक फूड से आप लोग प्लीज थोड़ा सा बच जाइए। पिज्जा, बर्गर, गोलगप्पे से दूर रहिए कुछ टाइम, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो पढ़िए, हेल्दी फ्रूट्स खाइए, तरबूज, खरबूजा और बाकी जो मैंगो वगैरह आते हैं हम उनको खाइए। बाकी उससे आप बचे रहिए। ठीक है, बेस्ट विशेष है एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सी सेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।